हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये है हमारी ज्योग्राफी और ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 वायु। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये 4th नंबर का जो चैप्टर है इसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो 3 चैप्टर वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प होगी अगर आप वो वीडियो इससे पहले देख लेते हैं। 1, 2, 3 जो चैप्टर्स हैं, तो आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। रहने के योग्य किसने बनाया है इसे? पृथ्वी के तापमान ने। वायुमंडल का संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये हमें अभी यहाँ पे इमेज दे रखी है, ये चित्र दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%, ऑर्गन 0.93% और अन्य जो गैसें हैं वो 0.4%। कहीं कहीं से ये 0.1% भी दी हुई होती है। आगे दिया हुआ है जिससे वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये आपको ये जो दे रखा है इमेज में, इसमें ये जो प्रतिशत दर्शाए गए हैं ये मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये हम पढ़ेंगे। इसमें बॉक्स में दे रखा है, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, इसलिए हम ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इतना स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा सभी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हमने ये पढ़ा था नाइट्रोजन की आवश्यकता के बारे में। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो इसके लिए पौधे क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर, जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं, इसका स्वरूप बदलकर इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है वो जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है तो उसे वह पौधे जो होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्राप्त प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधन को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये कुछ जो ग्लोबल वार्मिंग्स हैं उनकी कटिंग्स दे रखी हैं यहाँ पर, जो जितनी भी बार हुई हैं ये। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ें एवं मनन करें में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? तो आप अपने शब्दों में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्राहा वायुमंडल एवं बहिमंडल। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। 13 किलोमीटर जो है क्षोभमंडल की जो परत की मोटाई कितनी होती है? वो होती है 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी के अंदर आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्षा, कोहरा और ये जो आपका दे रखा है वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण किस परत में होता है? ठीक है, कौन सी वायुमंडल की परत में होता है? ये होता है क्षोभमंडल में। ठीक, समताप मंडल
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर का वह भाग है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्षोभ मंडल पढ़ा था। क्षोभ मंडल में क्या होती है? जितनी भी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे कि बारिश, कोहरा, ठीक है, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में जो होता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए यहाँ की जो परिस्थितियाँ वो अनुकूल होती हैं। तो इसलिए अभी क्वेश्चन ये पूछा भी गया था किसी वनडे एग्जाम में कि हवाई जहाज जहाँ उड़ाया जाता है उस मंडल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए थे आपके, उसमें क्या था? एक था आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिमंडल या मध्य मंडल। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? समताप मंडल। आगे बढ़ेंगे। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड जो आते हैं वो कहाँ कर जल जाते हैं? मध्यमंडल में। ब्राहा वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिमंडल क्या होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे अभी हमने ये पढ़ा था जितने भी मंडल हैं उनके बारे में, ये आपका ये इमेज दे रखा है इसमें कि जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका सबसे नीचे क्या है आपका ये सबसे नीचे आपका ये है क्षोभ मंडल, ये है आपका समताप मंडल। इतना एरिया जो होता है ये आपका समताप मंडल होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये मध्यमंडल। ठीक है। मध्यमंडल के ऊपर आपका मध्य सीमा ये है आपका ब्राहा वायुमंडल, ये वाला इतना एरिया आपका ब्राहा वायुमंडल, और ये आपका बहिमंडल, जहाँ पर बहिमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? बहिमंडल में आपकी हीलियम और हाइड्रोजन गैसें तैरती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मौसम और जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। मौसम और जलवायु क्या है? क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या पढ़ा? मौसम और जलवायु के बारे में। मौसम क्या है? जो मौसम एक मतलब दिन प्रतिदिन के होने वाले मौसम में जो चेंजेस होते हैं उसे मौसम कहा जाता है। एक लंबी अवधि के बाद जो चेंज आता है मौसम में उसे क्या कहते हैं? वहाँ की जलवायु कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। तापमान क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो आतपन के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन। ठीक है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आतपन, जिसे पृथ्वी रोक लेती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब क्या होता है? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जो दाब लगता है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वायु कहाँ से कहाँ की ओर जाती है? तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, मतलब गमन करती है। पवन क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।
आपको ये बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। मौसमी पवनें क्या होती हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या एक दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, जो पवन जो होती है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो आपको इसमें ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें किधर मूव कर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर, इस तरीके से ये होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इस प्रकार आप देखेंगे, यहाँ से ये इधर की ओर आएंगी और ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, ये यहाँ से इधर की ओर मुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार की एस टाइप की शेप बन जाती है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। चक्रवात किसे कहते हैं? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उखड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। ये आपका ये इमेज में दिखाया गया है चक्रवात के द्वारा जो विनाश हुआ था। 25 अक्टूबर 1919 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेशामा एवं बॉलीकुड़ा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक, 28 नगरीय तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फल, खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण योग्य कृषि विशाल भूमि क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। साल, सागवान और बांस के बागान वाले क्षेत्र जो थे वो भी नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणा के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होकर वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? संवहनीय, आपको ये दिया हुआ है, आपको संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ये आपका चक्रवाती वर्षा। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ा। यहाँ पर आप इसके ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। आप एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। उसे पढ़ने के बाद ये जो आपके अभ्यास प्रश्न है इनको इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। जैसे इसमें पूछा गया है वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों, 2 गैसों से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव प्रदान करती है। मौसम किसे कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार हमने अभी पढ़े, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। हमने ये तीनों वर्षा पढ़ी थी। वायुदाब क्या है, इसके आप आंसर दीजिए अच्छे से। और फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।